जानी ने रो रो कर समुंदर भर दिए, क्या तुम रो रो के नदियां भरते हो। इस कवि ने इन लाइनों में कहा है कि भैया कहीं ना कहीं बात बढ़ चढ़ कर कह रहा है, और जब बात बढ़ चढ़ कर कही गई हो तो उसमें होता है कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब आप गाना सुन रहे हो और इंटरेस्ट हिंदी में भी रखते हो तो आपके दिमाग में भी इस तरह के रस उत्पन्न जरूर होते होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह की भावना जो है जरूर जागृत हो जाती होगी। तो ये हार्पर बल की बात कर रहा है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, चुनिंदा होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो भौतिक विज्ञान का पेपर टेस्ट 3 है और उसका वीडियो नंबर 2 है। यानी कि इससे पहले हमने जो वीडियो फर्स्ट था टेस्ट 3 का, उसमें हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन सोल्व किया था, और आज की वीडियो में हम तीसरे खंड से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बड़ी शिद्दत के साथ बैठ जाइए, क्योंकि हमें प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सटीक तरीके से जो है उखाड़ कर फेंक देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा अगले खंड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन उखाड़ लिए हैं। तो देखो तीसरे का जो प्रश्न नंबर क्या है, इसमें कह रहा है कि एक धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति किस दशा में व्यवहार करता है। ठीक है, बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और ये बोधात्मक टाइप क्वेश्चन से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक धारा लूप, मान लीजिए आपके पास कोई एक धारा लूप है। धारा लूप तो समझते होंगे आप। मान लो आपके पास कोई ABCD इस तरह का कोई धारा लूप है। अब ये धारा लूप जो है किस दशा में व्यवहार करता है, किसकी भांति, किस दशा में? चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो जरा आप एक बात बताओ, जब हमने चुंबकीय द्विध्रुव वाली बात कही थी, मतलब आंसर ही क्वेश्चन में छुपा है। इसका कैसे छुपा है कि जब कोई आपके पास एक बंद धारा लूप हो और इसमें आपको ये बताना पड़ जा कि कब चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आप जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तभी तो ये व्यवहार करेगा। बताओ करेगा या नहीं करेगा? देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ एक, मैं कहूँ आपसे कि एक जो है आपने एक लूप बना दिया। ये लूप का मतलब होता है एकदम से बंद कुंडली होनी चाहिए, किसी भी तरह की बना सकते हो आप, ये बंद लूप होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपने ये बंद लूप बना दिया, इस पे कोई किसी तरह का ना तो विद्युत क्षेत्र लगा और ना इस पे किसी तरह का चुंबकीय क्षेत्र लगा। और जब कोई सा क्षेत्र लगा नहीं तो इसका तुम कुछ नहीं बता सकते, ना तो चुंबकीय व्यवहार बता सकते, ना विद्युत व्यवहार बता सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो हम इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देना, अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दे तो ये व्यवहार करेगा किसकी तरह? एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। और चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है मेरे भाई? इसमें एक सिरा N और एक सिरा S अपने आप नेचुरल तरीके से बन जा। जैसे आपने देखा होगा चुंबकीय गुण, चुंबक का जो गुण होता है, एक ये भी होता है कि जब किसी चुंबकीय सुई को आप स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हो ना, तो एक सिरा उसका दक्षिणी दिशा में और एक सिरा उसका उत्तर दिशा में ठहरता है। ये तो एकदम सिंपल बात है। अब ऐसा ही यहाँ होगा, जैसे ही आप इस चुंबकीय धारा लूप को कहाँ लाओगे, यानी कि किसी बंद कुंडली में आप अगर विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो और उसको चुंबकीय क्षेत्र में रख दो ना, तो वो एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखना है, देखो इसका आंसर चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बस इसका यही आंसर है, एकदम सिंपल सा, कि भैया चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसका व्यवहार जो होता है वो द्विध्रुव की भांति होता है। आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा ये भी लिख सकते हो कि जब हम किसी बंद लूप में या बंद कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और यदि उस पर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो वह एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, अर्थात इसका एक सिरा N और एक सिरा S की भांति अपने आप व्यवहार करने लगता है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में उसने दिया है कि एक व्यक्ति +2D का चश्मा प्रयोग करता है, वह किस रोग से पीड़ित है। देखो, इसमें आपको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, मतलब आपको यहां से कहीं ना कहीं ये डी की बात कर रहा है, मतलब ये डायोप्टर की बात कर रहा है, और डायोप्टर होता है आपका क्षमता। ठीक है, तो याद रखिएगा जो क्षमता होती है, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ।
इसमें क्षमता और फोकस दूरी दोनों चीजें आपको सोल्व करनी होती है। इस तरह का एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस बात को आप दिमाग में किसी कोने में जो है रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। मैं पूरी दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ये तो नहीं आए, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्षमता कह रहा है, भले इसने हिंदी में क्षमता ना लिखा हो, बस आपको समझ जाना है कि डी की बात कर रहा है, यानी कि क्षमता आपसे दे रखा है क्षमता का मान, और प्लस का मतलब है कि ये कहीं ना कहीं क्षमता जो है उत्तल की बात करता है, ठीक है। वैसे तो आपको इसकी फोकस दूरी निकालने की भी जरूरत नहीं है, प्लस को देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस किसमें कौन यूज करता है? दूरदृष्टि दोष वाला आदमी, यानी कि जिसको दूरदृष्टि दोष रोग हुआ हो वो इसको यूज कर सकता है। लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए हम कर सकते हैं क्या कि F इक्वल टू 100/P, ठीक है। F बराबर 100/P का मान कितना है? 2, यानी कि 50 सेमी प्लस का, ठीक है, सेमी। ये है आपका फोकस दूरी का मान 50 सेमी है, और फोकस दूरी प्लस की है, यानी कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कौन यूज करता है? उत्तल लेंस यूज करता है कौन? दूरदृष्टि दोष वाला आदमी, दूरदृष्टि दोष के लिए, ठीक है। आप इतना भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मेन चीज है वो यही है कि दूरदृष्टि दोष, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि E इक्वल टू E वेक्टर बराबर 2i कैप, ये कैप है यहाँ पर, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ S बराबर, भाई वो कुछ भी दे सकता है आपको, A भी दे सकता है, S भी दे सकता है। तो आपको इसमें जो है ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं सोचनी कि भैया ये क्या दे दिया, तो S दे सकता है, A दे सकता है, क्योंकि S बराबर 10j कैप से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। विद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स आपने खूब पढ़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई E बराबर E इंटू DA कोस थीटा, है ना। लेकिन यहाँ A की जगह क्या दे दिया उसने? S दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, S को ही रख देते हैं, ठीक है। यानी कि जो A है S का ही मान आप रख सकते हो, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। तो E का मान कितना है? E वेक्टर का ये पूरा रख दीजिए। तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप और इंटू, इस इंटू का ध्यान रखिए, क्योंकि जब बात विमीय विश्लेषण वाली हो रही हो ना, तो एकदम से ही आप कूद कर छलांग लगा दीजिए। कहाँ? कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के तीसरे चौथे पाठ का जो है विमीय विश्लेषण, वहां से आपको जो है ये चीजें समझने की जरूरत है। अगर किसी बच्चे ने विमीय विश्लेषण वाले यूनिट को नहीं पढ़ा तो वो एक बार कक्षा 11 में पहुंचो और वहां से विमीय विश्लेषण के बारे में पूरी जानकारी पढ़ो, इसके बाद यहाँ आओ। या फिर भी अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, आप जब गणित पढ़ते हो ना तो इंटू लगा देते हो, जैसे W बराबर F इंटू डी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्केलर की बात कर रहा है, यानी कि जो ये भौतिक राशि होती है ना, ये इंटू या क्रॉस गुना इसके हिसाब से लगता है। यहाँ भौतिक विज्ञान में इंटू और क्रॉस का भी मतलब होता है, ये नहीं कि आपने गुणा लगा दो या इंटू लगा दो तो बात एक ही है, दिमाग में बैठा लो सब बच्चे बात। मान लो मेरे पास यहाँ इंटू लग गया, तो इसका मतलब जो भी यहाँ राशि है ना वो क्या है? वो अदिश राशि है, समझ में आई इतनी बात। और जो यहाँ ये दोनों लिखे हुए हैं वो सदिश राशि है, क्योंकि इसके ऊपर तो तीर का निशान लगने का नहीं, और तीर का निशान हमेशा वेक्टर के ऊपर लगता है, ठीक है। तो तीर का निशान हमेशा वेक्टर के ऊपर लगता है। चलो एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया तो क्या होगा? अगर मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया तो क्या होगा, यानी कि कौन सी राशि होगी? आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए ये बात, ठीक है, कि अगर मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कौन सी राशि होगी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं तुम्हें दे दूं कि टाउ, तो टाउ बराबर F गुणा D, तो आप मुझे बताइए कि जो टाउ है ये क्या है और ये कौन सी राशि है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ इंटू है और A का मान है कितना? 10j कैप, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल इन दोनों का जो है ना मल्टीप्लाई करना। और जब बात इंटू वाली हो ना तो देखो, जब हम 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ना तो 0 आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो j कैप देख रहे हैं ना और ये कैप देख रहे हैं, जब हम इनमें स्केलर गुणन करते हैं ना तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 0 आता है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? 0 आता है।
लेकिन अगर चेहरे सेम सेम हो, यानी कि जे कैप हो या आई कैप हो या फिर के कैप हो, तो फिर एक आता है इनका गुणा। देखो तो इसका गुणा क्या कर दिया, 0 कर दिया, प्लस अगला चिन्ह लगाया प्लस का। अभी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 में, तो कितना हो जाएगा, देखो जे दोनों सेम है ना। और मैंने भी आपको ये बताया कि जब चेहरे दोनों के सेम हो तो हम यहाँ इनकी गुणा करके एक लिखते हैं, यानी कि जब हम स्केलर गुणा करते हैं, एडिश गुणा करते हैं, तो इनका मान हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 4 और 10 की गुणा कर लो 4 में, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये जे कैप, तो जे कैप के बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखो ही ना चाहे तो, ठीक है। प्लस इस 10 की गुणा जब आप इसमें करोगे तो चलो 70 हो जाएगा, लेकिन के कैप की गुणा जब आप जे में करोगे ना, स्केलर गुणा, तो ये हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा भाई 40 वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। 40 वोल्ट मीटर भी आप इसका मात्रक लिख सकते हो, या आप इसका मात्रक ऐसे भी लिख सकते हो, क्या बताओ, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। मैं यहाँ लिख रहा, देखो न्यूटन प्रति कूलम। और ए का मात्रक क्या होता है बताओ, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो आप ये मात्रक जो है ऐसे भी लिख सकते हो अपने किसके हिसाब से, अपने फॉर्मूले के हिसाब से। जो जो चीजें दे रखी गुना या भाग में, डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक लिखो और जो भी मात्रक सोल्व करके आए बस वही फाइनल मात्रक होता है। तो इस तरीके से आप, ठीक है, मात्रक लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 4 का और खंड नंबर 10 का जो पहला क्या क्वेश्चन है, उसमें कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा कि एक लेंस की फोकस दूरी f है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जो एक दीप्त वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर m गुना बड़ा बनाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो सिद्ध कीजिए कि लेंस की पर्दे से जो दूरी है वो m+1 और बाहर है f होगी। अब एक बात तो समझ में आ रही होगी आपको, जो m है ना, m कहीं ना कहीं आवर्धन की बात करता है, ठीक है। और आवर्धन क्या होता है बताओ, आवर्धन ये होता है क्या कि m बराबर, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है v/u या I/o। और अगर ये क्या होता, अगर ये आपका दर्पण होता तो दर्पण के लिए हम यहाँ माइनस लगा लेते, ठीक है। ये छोटे से जो मैंने बताया ना, इसमें अंतर, ये ध्यान रखियो, लेंस के लिए तो कोई माइनस नहीं लगता आवर्धन में यहाँ, ठीक है, खाली v/u लगता है, ठीक है। और अगर क्या हो, दर्पण हो, तो दर्पण में यहाँ माइनस चिन्ह यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। तो अब हमारे पास लेंस का जो मेकर का सूत्र है वो क्या होता है, 1/f बराबर, तो 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब हमें यहाँ इसमें m फिट करना, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके, या तो आप यहाँ से u या v का मान ज्ञात कर लो, और ज्ञात करने के बाद जो भी मान आएगा ना उसे यहाँ रख लो, या तो v का मान निकाल लो या u का मान निकाल लो, तभी हमें मिल सकता है, ठीक है। नहीं तो देखो, अगर आप चाहो तो इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सको। वैसे तो ये तरीका भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा सफर बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ दो तरीके, या तो आप इसमें कहीं ना कहीं अगर आप प्रत्येक चीज में जो है ना v की गुणा करोगे, तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ v हो जाएगा, और जैसे यहाँ v होगा, तो जैसे यहाँ v होगा तो आप क्या कर लेंगे, v/u हो जाएगा। और जब v/u हो जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हो, v/u की जगह m लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ जो है ना v से गुणा कर रहा, v से गुणा करने पर, तो जब हम v से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ में v लिख दूं तो v/f हो जाएगा, और बराबर यहाँ भी v लिखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि जब हम किसी पद में दोनों तरफ गुणा करते हैं ना, इतना तो सिंपल गणित है कि प्रत्येक जगह गुणा होती है, यहाँ भी गुणा होगी, यहाँ भी गुणा होगी, यहाँ भी। ऐसा नहीं है कि आप केवल यहाँ गुणा कर दो और इसमें यहाँ गुणा कर दो, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, है नहीं। अगर मान लो आप कहीं टेंट वगैरह में बैठे हो और एक आदमी को तो लड्डू दे दो और दूसरे को दो ना,
तो उसका मुंह एकदम बहुत मोटा फूल जाएगा। इतना तो जीवन भर खाना खा के भी नहीं फूल रहा होगा जितना उस टाइम फूल जाएगा। तो यानी कि गुणा जो है ना प्रत्येक पद में करनी होती है। तो v बटे वी माइनस वी बटे यू, तो देखो यहाँ ये कैंसिल होगा क्या, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो भी बच रहा है उसे लिख लेंगे पहले। तो v बटे एफ बराबर माइनस के, भाई ये तो माइनस के है, चलो यहाँ एक बच रहा ना, काट के एक बच रहा तो इसे एक को भी लिख लो, ठीक है, और माइनस के v बटे u। अब एक बात बताओ आप, जहां आपने आवर्धन का फॉर्मूला लिखा था m बराबर v बटे u, तो यहाँ आप क्या लिख दो, यहाँ आप लिख दो v बटे एफ बराबर 1 माइनस m, ठीक है। तो मंजिल एकदम करीब होगी नहीं होगी, देखो। अब आप एक काम करो, इस f की गुणा ना वहां कर लो, तो v बराबर बताओ क्या मिल जाएगा आपको, तो v बराबर मिल जाएगा आपको 1 माइनस m, और बाहर लिख देंगे f। बताओ आपसे यही सिद्ध करवा रहा था क्या, आ गया आंसर, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो इति सिद्धतम, या हैज प्रोवाइड भी लिख सकते हो, या प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रूफ। चलो मैंने प्रूफ लिख दिया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा, विद्युत संबंधित कूलाम का नियम बताओ उसे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का, और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप एक काम करो, इस क्वेश्चन में मान लो मेरे पास यहाँ कोई एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम रख लूं ए, और इससे r दूरी पे एक बिंदु है b, और मान लो यहाँ तो रख रखा मैंने q1 आवेश, और यहाँ रख रखा q2 आवेश। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, जब हम बिंदु 2 आवेशों को, एक को r1 और या एक को q1 और एक को q2 मान के r दूरी पे रखते हैं ना, तो इन पे एक बल खामखा लगता है। वैसे तो न्यूटन ने हर जगह कमाल कर रखा है ना, ये आपने 9th 10th में इस तरह का नियम कहाँ पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण में भी पढ़ा था, है ना, बिल्कुल उसी का ही जैसा है। तो देखो यहाँ क्या करना, यानी कि यहाँ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, वैसे तो आपको थोड़ी लिखवा रहा हो, नियम लिखो, लेकिन नियम आप तभी लिख सकते हो जब आपको इसका पता हो। तो देखो जो लगने वाला बल होता है ना, जो लगने वाला बल होता है वो इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी या किन्हीं 2 बिंदु आवेशों का जो गुणनफल होता है वो कहीं ना कहीं लगने वाले विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बात दिमाग में सेट कर लो, लिखने का नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसको देख लो चेहरे को, और बस चेहरा देखते ये बात ध्यान रखो कि इसका मतलब क्या है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों का गुणनफल लगने वाले विद्युत बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब जरा देखो दूरी का भी रोल, क्योंकि आपने q1 और q2 का तो रोल ले लिया, पर ये दूरी को भी तो लेना जरूरी है, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगा। अगर ये दूरी गुस्सा होगी ना तो ये q1 को भी फेंक देगा और q2 को भी फेंक देगा, इसलिए इसको भी लो। देखो जो लगने वाला बल है ना, तो हमारे ये न्यूटन साहब हैं, वो ये कहते हैं कि जो लगने वाला बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो लगने वाला बल है वो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब आप इन दोनों चीजों को एक जगह लिखोगे ना, या एक साथ लिखोगे, इसे मान लो 2, इतना समझ में आ गया आपकी, इसे क्या मान लिया, इसे मान लिया आपने 2। अब बात नंबर 1 और 2 को जब आप एक जगह लिखोगे तो ये अनुक्रमानुपाती को तो बिल्कुल छेड़ना नहीं, q1 और q2 तो रखेंगे ऊपर, और बटे में रखोगे आप r स्क्वायर, रख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जब ये निशान हटाए ना यहाँ से, तो यहाँ कोई ना कोई चीज एक कांस्टेंट भी निकल के आती है, जिसको आप हिंदी में कहते हो स्थिरांक या नियतांक भी कह सकते हो, या इंग्लिश में अगर कोई बच्चा लिखना चाह रहा हो तो कांस्टेंट भी लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो f बराबर k इंटू q1 q2 बटे r स्क्वायर। या मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये जो k आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा झमेला है, और वो जो झमेला देखना चाह रहे हैं आप, चलो देखो, इसके अंदर ये झमेला है कि f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या है, एप्सिलॉन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और यहाँ मैंने लगा दिया 0, एप्सिलॉन 0, और q1 q2 बटे r स्क्वायर, बस यही था वो झमेला। और बच्चों इसका मान भी निश्चित होता है, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ केवल नियम के बारे में बताना था, और हमने नियम के बारे में बता दिया।
और यहाँ इसका मात्रक भी लिख लेंगे न्यूटन। बल चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, अभिकेंद्र बल हो, चुंबकीय बल हो, या विद्युत बल हो, या गति वाला बल हो, या फिर आप जिस बल से चलते हो ना, चाहे वही बल हो, या जिस बल से आप मारपीट करते हो वो बल हो, दुनिया के सारे बल हो, सबका मात्रक न्यूटन होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर क्या है, कहा कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टा का समीकरण निम्न है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी बच्चों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एक खतरनाक सी देखने में एक राक्षस टाइप की समीकरण मिल जाए और आपको देख देख के पूरी घबराहट हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर मिलता है, जिसमें एक समीकरण वोल्टा की और एक समीकरण किसकी दी हो, करंट की दी हो, धारा की दी हो। ठीक है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि I बराबर 3.5 साइन और ब्रैकेट में दे दे 628 टी और प्लस 30 डिग्री, ये तो है एम्पियर। और वोल्टेज की समीकरण दे रखी V बराबर 28 साइन 628 टी और माइनस के 30 डिग्री वोल्ट। ठीक है, दोनों समीकरण देखने में खतरनाक लग रही, अब देखो कुछ भी खतरनाक नहीं है। पहले पॉइंट में कह रहा धारा का शिखर मान बताओ। धारा का शिखर मान का मतलब है कि I0 का मान पूछ रहा और I0 का मान पूछ रहा, तो इसका मतलब I की समीकरण चाहिए नहीं चाहिए बताओ, इसका रोल होगा। दूसरे में IRMS, ये और भी आसान क्वेश्चन है, बस आपको एक चुटकी में कर देना, जरा सा भी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो और बस आपके हाथ में पेन होना चाहिए, लिख दो आंसर डायरेक्ट। और एक पूछ रहा होगा आपसे टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें हम एक काम करेंगे, देखो जरा, देखो यहाँ I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और प्लस 5, ये तो होता है हमारे पास मेन समीकरण। और जब आप इस समीकरण का इस समीकरण के साथ तुलना करवाओगे ना, तो देखो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, कोई बात नहीं, यहाँ I0 है और यहाँ है 3.5, तो इसका मतलब I0 का मान यही है। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। बताओ, आपको कुछ करना पड़ा, गुणा भाग घटा जोड़ कुछ भी नहीं करना पड़ा, पहले पॉइंट का आंसर आपको देखते ही पता चलेगा। कि कैसे पता चलेगा कि समीकरण की तुलना करवा दी, यहाँ I0 लिखा हुआ, वहां 3.5, तो उसका मतलब I0 का मान हुआ नहीं हुआ, तो I0 का मान तो ये होगा। पहला पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ लिख रहा है मैं पहला पॉइंट। और दूसरे में कह रहा IRMS का मान बताओ। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान बताओ इसका, तो IRMS का फॉर्मूला होता है I0 बटे √2, और I0 का मान कितना है, 3.5 और बटे √2। अगर आप √2 का मान खोल लो ना, तो खोल सकते हो, देखो 1.414 होता है क्या √2 का मान, है ना, तो आप चाहो तो उसका मान खोल सकते हो, या 1.414 पूरा लंबा ना लिख के आप खाली 1.4 लिख दो, क्योंकि भौतिक विज्ञान में तो इतना एवरेज चल जा, तो पॉइंट से पॉइंट काट लो, 35 बटे कितना आ गया 14। और मुझे ऐसा लग रहा है दोनों चेहरे किससे कट जाएंगे, 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 बजे 35। और आपको ये पता चलेगा होगा कि 5 बटे 2 का क्या मतलब है, 2.5 है क्या, तो 2.5 एम्पियर आ गया आंसर। क्लियर हो गया था ना, बताओ। अच्छा चलो देखो, मैं तीसरे पॉइंट को सोल्व कर रहा हूँ, तीसरे पॉइंट में आपसे आवर्तकाल पूछ रहा हूँ, तो या तो आप इस समीकरण में देख लो, इस समीकरण में देख लो, दोनों जगह ओमेगा है। ओमेगा का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपका कोणीय वेग है क्या ओमेगा, देखो, तो ओमेगा बराबर 628, ठीक है, रेडियन प्रति सेकंड यार, रेडियन। देखो यहाँ आप ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हो, हमें निकालना टी का मान, तो ओमेगा बराबर टी और 2π/टी। इसके बाद आप क्या करिएगा, यहाँ 628 और बराबर 2π/टी कर लो। ठीक है, हमें निकालना था टी का मान, तो 2π/628, या आप इसे सभी लिख सकते हो क्या, बताओ, 2 गुणा 22/7, भाई पाई का मान तो सबको पता 22/7 ही है, और गुणा 628। ठीक है, इसको डिवाइड करो और अपना आंसर जो है तुरंत लिख दो। ठीक है, इसको सोल्व करो और जो भी कुछ मान आएगा ना सेकंड में निकल के आ जाएगा। ठीक है, और आपका आंसर क्या आया मुझे कमेंट करके जरूर बता दियो। ठीक है, नहीं ये आपका होमवर्क है, इसकी गुणा भाग देखने में इतनी खतरनाक भले ही लग रही हो, लेकिन एकदम आसान कैलकुलेशन है, तो इसका सोल्व करके आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद जो हमारा 5वां क्वेश्चन बच रहा, यानी कि लास्ट क्वेश्चन बच रहा 5-5 नंबर वाले, उनको हम इससे अगली वीडियो में सोल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप मोबाइल में
3 घंटे 4 घंटे का मनोरंजन तो कर सकते हो, लेकिन पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ओके, फिर मिलेंगे इसके तीसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करिए। ओके, बाय।